नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आज का टॉपिक है जीव विज्ञान, जिसमें हमने पहले 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। 50 से आगे का आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है। ठीक, तो चलिए आज का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, टॉयलेन एंजाइम का संबंध किससे है? अत्रीय रस से, जठर रस से या लार से? तो टॉयलेन का किससे होता है? लार से होता है संबंध। किससे होता है? लार से। 51 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अब हम इसमें देखेंगे एंजाइम्स हैं जो किस भोज्य पदार्थ को पचाने में सहायक होते हैं। जैसे टाइलिन लार ग्रंथि से निष्कासित होता है, किससे? लार से। लेकिन ये क्या पचाता है? मंड को पचाता है। किससे? मंड। ठीक है। माल्टेज किसे? माल्टोज को। पेप्सिन किसे? प्रोटीन को। पेप्सिन किसे पचाता है? प्रोटीन्स को। ठीक है। रेनिन केसिन को। केसिन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को। लाइपेज वसा को। ट्रिप्सिन किसे पचाता है? प्रोटीन को। और लाइपेज किसे करता है? वसा को। ठीक है। एमाइलेज मंड को। एमाइलेज किसे? मंड को। एरेप्सिन प्रोटीन को। माल्टेज जो है वो माल्टोज को। सुक्रोज को। लैक्टोज को। लाइपेज वसा को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, एक तो ये लाइपेज किस में सहायक होता है? तो वसा में। लाइपेज वसा में। एक तो वसा वाला इम्पोर्टेंट है। एक ये प्रोटीन वाला कौन सा है? पेप्सिन। ठीक है। और टाइलिन कहाँ है? लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि से निष्कासित होता है। और किसे पचाता है? किसका? तो भोज्य पदार्थ क्या है? मंड है। ठीक है, मंड। तो ये याद रख रहे हैं। ठीक है। और जैसे लार से कौन निकलता है? तो टाइलिन और माल्टेज। जठर रस से तो पेप्सिन और रेनिन। अग्नाशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज और एमाइलेज 3 निकलते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक। और आत्रीय रस से क्या कौन? एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टेज। ये हो गई आपकी क्या? ग्रंथियाँ हो गई और उनसे निकलने वाले एंजाइम्स हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 52 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। सीकम किसके पाचन के काम आता है? प्रोटीन के, वसा के, सेलुलोज के या स्टार्च के? तो सीकम किसके काम आता है? सेलुलोज को पचाने के। ठीक है। तो 53 का हो जाएगा सी। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत, यकृत, फेफड़ा, वृक्क? तो यकृत क्या है? यकृत अंग जो है वो वसा को तोड़कर क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। 54 का हो जाएगा बी। 54 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मनुष्य में अग्र चवड़क दांतों का चवड़क दांतों के साथ क्या अनुपात होता है? अग्र चवड़क दांतों का चवड़क के साथ में क्या होता है? 2:3 होता है। और 55 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है? गुर्दा, पेट, जिगर या फेफड़ा? तो सबसे बड़ा भाग क्या है? जिगर है। क्या है? जिगर। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग क्या होता है? जिगर, जिसे हम यकृत भी बोलते हैं और लीवर भी बोलते हैं। ठीक है। व्याख्या देखेंगे। यकृत, जिगर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है। यह आपके शरीर में दाईं ओर पसलियों के नीचे होता है। यकृत शरीर का बहुत ही आवश्यक अंग है, क्योंकि यह शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों और अन्य पदार्थों को छानकर साफ करता है। इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ से निकलता है? पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। ठीक है। और जठर रस कहाँ से निकलता है? आमाशय से। पाचन में मदद करता है। रक्त और कई प्रकार के प्रोटीन के उत्पादन में भी ये मदद करता है। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो यकृत के भीतर है। तो 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? चवड़, छेदक, रदनक या दूध दांत? तो भोजन को चबाने वाले होते हैं चवड़। और 58 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत? तो पित्तरस का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। और 59 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता, ठीक है, डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो ओ रक्त समूह को बोलते हैं। किसे? ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन होता है? ए भी होता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता किसे बोलते हैं? ओ को बोलते हैं। व्याख्या में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि जो ओ है समूह, ओ को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक दाता। और ए बी को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक ग्राही। यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, यूनिवर्सल रिसिप्ट क्या होता है? ए बी होता है। ठीक है।
अगला है आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है, 120 डेज। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। कहाँ पर होती है, प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को यकृत, प्लीहा और यकृत को क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रगाह। तो प्लीहा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या याद रखना है, अस्थि मज्जा याद रखना है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और प्लीहा में क्या होता है, इसका कब्रगाह बोलते हैं। प्लीहा में क्या होती है, मृत्यु होती है। तो प्लीहा को क्या बोलते हैं, इसकी आरबीसी का कब्रगाह किसे बोलते हैं, प्लीहा को। अगला प्रश्न है, लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है, तो लाल रक्त दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, हीमोग्लोबिन है। 65 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। अगला है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन का वहन करता है। और 63 का उत्तर हो जाएगा ए। 63 का क्या हो जाएगा, ए। अगला है रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो वृक्क धमनी के माध्यम से। रक्त वृक्क धमनी, वृक्क किडनी होता है, वृक्क किसे बोलते हैं, किडनी को। तो धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। 64 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, 64 का बी। अगला है लाल रक्त कणिकाएँ शरीर के किस भाग में बनती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएँ जो आरबीसी है वो कहाँ बनती हैं, आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में। प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह किसे बोलते हैं, प्लीहा को। किसे बोला जाता है, प्लीहा को। सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 14 से 15.6 ग्राम, ठीक है, 14 से 15.6 ग्राम। तो ये आपको याद रखना है डाटा, 14 से 15.6 ग्राम। 66 का उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, तो सर्वग्राही आपका ए बी है, ठीक है। सर्वग्राही कौन है, ए बी। जो सबसे ब्लड और डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है। कौन सा होता है, ओ। मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज किसने की थी, किसने की थी, प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने रक्त संचार तंत्र की खोज की थी, तो वो थे विलियम हार्वे। कौन थे, विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त संचार तंत्र की खोज की थी। 68 का हो जाएगा सी। और कार्ल लैंडस्टीनर भी है, एक नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। किसकी, रक्त समूह की। अगला है रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, सिस्टोलिक बल पर, हृदयी निर्गम पर, परिधीय प्रतिशोध पर, इनमें से सभी। तो ये जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, वो किस पर निर्भर करता है, इन सभी पे करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था ये। अच्छा, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है वो कितना होता है, तो 120। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस तक में आया ये, ठीक है। 120, 80। और ये जो रक्तदाब प्रकुंचन दाब है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, पर निर्भर करता है किस पर, सिस्टोलिक प्रेशर पर। तो ये आपको याद रखना है, 120, 80 होता है, ठीक है। इसमें 120 मिली एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिली एचजी में होता है। किस में होता है, एचजी में। और रक्तदाब को डॉक्टर किससे मापता है, तो सिफ्गमोमैनोमीटर से, सिफ्गमोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है, ठीक है। अगला है रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है रक्त का पीएच मान, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4। 70 का हो जाएगा सी। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति शरीर की मीसोडर्म से होती है। किससे, मीसोडर्म से। और औसतन 70 किलोग्राम वयस्कों में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना, 5 से 6। शरीर के भार का 7-8% तथा आयतन के अनुसार 1/13वां भाग होता है। 7-8% होता है किसका, वजन का। और आयतन का 1/13वां भाग। रुद्राणुओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। और ये किसका परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का करता है। रुधिर कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। क्या, अच्छा, खून का पीएच मान और पसीने का पीएच मान एक ही होता है, 7.4, 7.4। अगला है रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 से 7.5 के बीच में। 71 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, 71 का डी।
72 में पूछ रहा है फिर से रक्त का पीएच मान, तो 7.4 हो जाएगा। और 72 का हो जाएगा सी। 72 का क्या होगा? सी। रक्त कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय, उदासीन। तो रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4, इसलिए ये रक्त क्षारीय होता है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन या हार्मोन उत्सर्जन। तो मानव प्लीहा को कौन नियंत्रित करता है? रक्त आयतन। 74 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल, तो मैंने अभी क्या बताया था? आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है। अब ये बनती कहाँ पर है आरबीसी? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। तो प्लीहा को क्या बोलते हैं? कब्रगा बोलते हैं। आरबीसी का कब्रगा किसे बोला जाता है? प्लीहा को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? किसके द्वारा? रक्त द्वारा किसकी सहायता से? तो वो हैं आपकी लोहित कोशिकाएं। कौन सी हैं? लोहित कोशिकाएं। 76 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 76 का ए हो जाएगा। ठीक है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 55 से 60% क्या होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। और 77 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 77 का बी। 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% मात्रा होती है तथा शेष 40 से 50% रुधिर कणिकाएँ होती हैं, जिसमें प्लाज्मा 90% भाग जल, प्लाज्मा में 90% भाग जो होता है वो जल का, तथा शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संबंध प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो 55 से 60% क्या होती है? प्लाज्मा होती है। 55 से 60 में भी बटा है 90% क्या होगा? जल होगा। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है। और 10% क्या होगा? प्रोटीन होगा तथा कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ होंगे। ठीक। रक्त समूह वो क्या कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर, सार्वजनिक दाता कहलाता है। और सार्वजनिक ग्राही कौन कहलाता है? सार्वजनिक ग्राही ए बी कहलाता है। सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कौन है? ये भी है। ठीक है। तो दोनों याद रखने, सार्वजनिक दाता ओ होता है और सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कौन होता है? ए बी होता है। अभी मैंने बताया था रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज ये इंपॉर्टेंट है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। ए बी को सार्वजनिक ग्राही बोलते हैं, रक्त समूह ओ को सार्वजनिक दाता बोलते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे बोला जाता है? रक्त बैंक मानव शरीर का, तो प्लीहा को। किसे बोला जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक? प्लीहा को। मुझे लगता है इससे पहले वाली जो क्लास थी वो थोड़ी टफ थी, उसमें प्रश्न बहुत टफ आ गए थे। ठीक है। लेकिन ये वाली क्लास सही लग रही है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। और ये प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न हैं ये जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो ऐसे हैं जो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी का हो, आरआरबी टेक्नीशियन में खूब जीएस पूछी जाती है, उसमें साइंस ज़्यादा आती है, तो उसमें भी ये लाभदायक रहेगी सीरीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को बोलते हैं। 79 का ए हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो कितना होता है? 6 से 7% होता है। तो 7 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7%। कितना? 7%। ठीक। ये तीनों फैक्ट याद रखने। एक वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना? 5 से 6। अगर शरीर के भार का पूछेगा तो 7 से 8%। अगर आयतन का पूछेगा 1/13वां भाग होता है। ये तीनों फैक्ट याद रखने। ठीक है। रुधिराणुओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में भी हीम नामक होता है, हीम। अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्यतः संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? जो 4.6 से 6.2, ठीक है, मिलियन MMQ होती है। ठीक है। 4.6 से 6.2, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें याद रखना है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो बायां निलय होता है। कौन सा निलय होता है? बायां निलय सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है। कौन सा? बायां निलय। ठीक है, बायां। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितना होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है? तो उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर अगर 100 से 125 है आपका, तो आप किस में आओगे? प्री डायबिटीज में। किस में आओगे? प्री डायबिटीज में आओगे। और वो स्तर क्या रहता है? 100 से 125 के बीच का। रक्तों में श्वेत रक्त कोशिकाओं का रक्तों में WBC का कितना होता है? संख्या कितनी होती है? संख्या तो वो होती है 4.5 से 10 के बीच में है। 4.5 10,000 MMQ। ठीक है। तो 4.5 से 10 के मध्य में। ठीक है।
रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या लगभग 5 से 10,000 होती है। कितनी? 5 से 10,000। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या है? ये 5 से 10,000 होती हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये रक्त स्कंदन विकार होता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। तो रासायनिक नाम के थ्रू पूछ लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो रक्त स्कंदन विकार का किसकी कमी के कारण होता है? फ्लोक्विनोन के कारण। और फ्लोक्विनोन किसका नाम है? विटामिन के का नाम है। तो आपने पढ़ा होगा विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये रक्त स्कंदन विकार बोलते हैं इसे। मनुष्य के किस अंग में परिहृद कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? मस्तिष्क में, हृदय में, गुर्दा में, फेफड़े में। तो परिहृद कोरोनरी धमनी विद्यमान रहती है हृदय में। 86 का हो जाएगा बी। 86 का क्या हो जाएगा? बी। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लौह, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम। तो तत्व लौह में, रक्त में नहीं पाया जाता है, वो क्या है? क्रोमियम है। ऐसा है, क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता, बाकी रक्त में लौह, तांबा, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। 87 का हो जाएगा सी। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो 7 से 8% होता है। ठीक है, अगर आयतन में पूछेगा तो 1/13वां भाग होता है। अगर लीटर में पूछेगा तो 5 से 6 लीटर होता है रक्त। कितना? 5 से 6 लीटर। तो 88 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब, तो कैथ लैब किस में होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। तो 89 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैथ लैब कहाँ पर होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक है, अगला है ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए? नहीं, हृदय की कमजोरी के लिए। तो ईसीजी हृदय के लिए होता है। ईसीजी किसके लिए होता है? ईसीजी हृदय के लिए। ठीक है, ईसीजी हृदय के लिए होता है। तो 90 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 90 का क्या होगा? बी। अगला है फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसावरण, श्लेष्म झिल्ली, श्वासनलियाँ या ब्रोंकियल। तो उसे बोलते हैं, फेफड़ों की बाहरी आवरण को बोलते हैं फुफ्फुसावरण। ठीक है, तो 91 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला है 92, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित कौन करता है? मेरुरज्जु, मेरु तंत्रिका या पीयूष ग्रंथि। तो कौन करता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित? मेंडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो 92 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ये इंपॉर्टेंट है व्याख्या इसकी, क्योंकि देखो मेंडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो उपापचय है, रक्तदाब को नियंत्रित करना है, आहार नाल का काम करना है, क्रमांकुंचन, ग्रंथिस्राव, हृदय की धड़कनें तथा श्वसन का नियंत्रण करता है। तो जितने भी मुख्य कार्य हैं वो कौन करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी कौन कहलाता है? तो एटीपी। कौन? एटीपी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कॉइन ऑफ एनर्जी कौन कहलाता है? एटीपी। ठीक है, एटीपी को क्या बोलते हैं? हम ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। 94 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? ठीक है, प्रस्वेदन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या अंतः शोषण। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। 94 का हो जाएगा सी। 94 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है मनुष्य में उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो बायोकोष्ठिका, सूक्ष्म श्वासनली, कोशिका स्तबक और फुफ्फुसावरण। तो कोशिका स्तबक का कोई संबंध नहीं है, बाकी बायोकोष्ठिका का संबंध किससे है? श्वसन से है। सूक्ष्म श्वासनली का भी संबंध किससे है? श्वसन से है। और फुफ्फुसावरण का भी संबंध किससे है? श्वसन से है। 95 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या बोलते हैं? उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण, वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को बोलेंगे प्रस्वेदन। क्या बोलेंगे? प्रस्वेदन। 96 का क्या हो जाएगा? ए। 97 है अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद जाम होना, त्वचा के बालों का टूटना, त्वचा का सूखना या त्वचा का फटना। तो अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण क्या हो जाता है? पसीने की ग्रंथियां जो होती हैं, छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो इसका
उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक। त्वचा का सबसे ऊपरी परत, त्वचा की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो एपिडर्मिस और हिंदी में अधिचर्म। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। एपिडर्मिस क्या बोलते हैं, ऊपर की परत को एपिडर्मिस बोला जाता है। इसकी व्याख्या में जो परतें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो त्वचा की संरचना 3 परतों से बनी होती है जिसे हम एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ठीक, तो सबसे ऊपर की जो बाहरी परत बताई थी वो क्या थी, वो एपिडर्मिस थी। वो क्या है, एपिडर्मिस है। मध्य वाली परत क्या है, डर्मिस है। डर्मिस क्या है, जो बीच की परत है। और जो बाह्य रक्त वाहिकाओं, यह परत किससे बनी होती है, रक्त वाहिकाओं से। और तीसरी है जो सबसे नीचे रहती है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं, जो किससे बनी होती है, बसा से बनी होती है। किससे बनी होती है, बसा से। ठीक है, तो 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर होती है, फिर क्या होती है, डर्मिस, और सबसे निचली परत कौन सी है, हाइपोडर्मिस, जो कि बसा से बनी होती है। अगला है, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी इकाइयों में क्या पाया जाता है, निस्पंदन इकाइयों, इन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, 99 का हो जाएगा बी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है, वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, श्वसन के दौरान, गैसों के आदान प्रदान के दौरान। तो अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया होती है मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। और 100 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 100 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आज हमारी बायो की 2 क्लास हो गई हैं। बायो की आज 2 क्लास हो गई हैं, जिनमें हमने 50-50 प्रश्न कवर कर लिए। कितने, 50-50 प्रश्न कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस सीरीज में टोटल हम 382 प्रश्न करेंगे, लगभग 400 के करीब। ठीक है, 400 के करीब। तो कितनी क्लासें हो जाएंगी हमारी, हो जाएंगी 8 क्लास। 50-50 प्रश्नों की 8 क्लासें हो जाएंगी, जो कि 400 प्रश्न कवर करेंगी। और पहले भी मैं 3 क्लास करा चुका हूँ, 4 क्लास करा चुका हूँ। तो आपके ये कम से कम 600 प्रश्न हो जाएंगे, जो आपकी साइंस से संबंधित हैं। ठीक है, और वनडे एग्ज़ाम में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उसमें भी बायो। कौन सी, बायो। तो इसलिए इन क्लासों को अच्छे से पढ़िए, देखिए, जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनका स्क्रीनशॉट लो, उन्हें लिखो और उन्हें याद करो, रिवीजन करो। ठीक है, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ कितनी होती हैं, कितनी संख्या होती है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए, पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे की जो नेक्स्ट 50 प्रश्न है वो कल की क्लास में देखेंगे।